नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और सभी को बधाई दी है। उन्होंने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया और सफलता के नए प्रतिमान तक पहुंचाने का काम किया। उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन सबको भी होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से और हरेक का संदेश एक ही है, एकता का। हरेक का संदेश वही है, सद्भावना का। हरेक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्थायित्व तो जीवन में नहीं दे सकती। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होली का यह उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहां पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। और इस आयोजन के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना। होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान दे दिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर के देहरी में ले जाकर के, अपने घुटने में रख करके, अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना,
अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे कालीबाड़ी के माओवादी किया है, आपने देखा होगा, वे अच्छा रवि किशन से अच्छा गा सकते थे, लेकिन चूंकि एक कलाकार गा रहा है, इसलिए कलाकार की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं इस दौरान। आप उनका भजन तो सुनते ही होंगे, कालीबाड़ी के बाबा का जब भजन होता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और कोई मुझे बता रहा था कि एक बार तो उनके भजन में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए और वो जौनपुर में ही नहीं रवि किशन ने ही करवाया था। लेकिन आज उन्होंने उनका मान रखा है। ऐसे ही आपका भी जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना, शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है, उसको हुल्लड़बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए और इसको आप उसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से भक्ति भाव के साथ गाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से होलिका दहन समिति से कहूंगा, अगली बार प्रयास होना चाहिए कि हर मोहल्ले में एक होली के गीतों को गाने वाली टोली जरूर पैदा करें। इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं तो उस प्रकार के गायन को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोकगीत हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह हमें बहुत कुछ बता देती है, इतिहास के बारे में बताती है, पौराणिक परंपरा के बारे में बताती है। आप पुराने गीतों को टटोलेंगे तो इसमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। उन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस विश्वास के साथ। होलिका दहन समिति की इस आयोजन में मैं आप सबको बधाई देता हूं, समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और भगवान नरसिंह का अवतरण होलिका के साथ ही प्रारंभ होता है, तो यह श्रीहरि विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है। धर्म की रक्षा के लिए हर कालखंड में जब भी अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, अहंकारी तत्वों का बोलबाला हुआ है तो श्रीहरि विष्णु का अवतरण हुआ है और नरसिंह अवतार भी होली का एक महत्वपूर्ण अवतार है। आप सबको मैं होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये उत्सव और उमंग आपके घरों में, आपके परिवार में इसी प्रकार से अनवरत बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। कुछ महाराज जी से निवेदन करेंगे कि रथ पर चल के भक्त प्रहलाद की आरती उतारें। आरती लगाओ।
गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ और आपको बताते चले कि यहां पर लगातार मनाया जा रहा है, जहां पर गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सम्मेलन में बोलते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारण है जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गैस चैम्बर बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए समय है। पीएम ने 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की और पिछले 10 वर्षों में इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो आज के इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए नगर निगम गोरखपुर को भी और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को चर्चा का विषय बना करके इसके समाधान का रास्ता सामूहिक रूप से करने की एक रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हमारी ये प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो प्रश्न हम सबके सामने खड़े हुए हैं, इस जीव सृष्टि के सामने खड़े हुए हैं, हम इसका समाधान उसी में देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर ने एक अच्छी छलांग लगाई है। आपके सामने नवंबर से फरवरी का महीना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार इंटरवेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह दृश्य भी होता है जिसमें पूरा एनसीआर क्षेत्र एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। और उस समय देश के जितने भी लंग्स विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा एक हेल्थ अलर्ट जारी किया जाता है और हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ये लोग कहते हैं कि जो भी लंग्स के पेशेंट हैं वे सावधानी रखें, घर के बाहर न निकलें, मास्क लगाएं, या फिर और भी बहुत सारी सावधानी उस समय इनके द्वारा दी जाती है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार कि देश की राजधानी गैस चैम्बर में बदल जाती है? ये केवल दिल्ली के लोग ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जिसमें हम लोग इन चीजों को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारक जरूर होगा जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को एक गैस चैम्बर में बदल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की एक स्थिति पैदा कर दी जाती है। और मुझे लगता है कि उन चीजों के बारे में हम सबको आज समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा कि हमें सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम। पिछले 10 वर्ष में इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आपने देखा होगा, पहले नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगती थी, हैलोजन लगते थे, वो ऊर्जा भी
ज्यादा लेती थी, आवाज भी करती थी और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा करती थी। कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर। गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पहला तो हूँ गांधीनगर लोकसभा क्षेत्रना અને ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનોને હોળીના તહેવારની અગ્રીમ શુભકામનાઓ આપું છું। હોળીનો તહેવાર આપણા બધાના જીવનમાં અનેક નવા રંગ ભરે અને સૌની સુખાકારી રહે એની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। આજે આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમના માધ્યમથી 3 ઈ લોકાર્પણ અને ઈ ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યા છે। સૌથી પહેલા સાણંદ ચેખલા કડી રોડ પર અમદાવાદ વિરમગામ રેલવે ઉપર રેલવે ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ, લગભગ 1 કિલોમીટર લાંબો આ ઓવરબ્રિજ 60 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે અને એના માધ્યમથી અનેક યાતાયાત કરવાવાળા, અવરજવર કરવાવાળા ભાઈઓ બહેનોને ખૂબ સુવિધા થવાની છે। હું રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ગુજરાત વિભાગ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીજી અને રેલવે મંત્રાલય સૌનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે આટલો સુંદર ઓવરબ્રિજ બનાવી સાણંદના, વિરમગામના, બાવળાના બધા જ અવરજવર કરવાવાળા સમગ્ર અમદાવાદ જિલ્લાના સૌ નાગરિકોને સુવિધા ઊભી કરી છે। બીજું, નેશનલ હાઈવે 147 પર નર્મદા નહેર પર એક 4 લેન પુલનું નિર્માણ 36.30 કરોડ અને એસજી હાઈવે ચારોડી ઉપર 45 કરોડના ખર્ચે એક ફ્લાયઓવર બ્રિજ એનું આજે ભૂમિપૂજન થાય છે અને મોટી ભોયાણથી વંશજદા રોડ પર એક રીસર્ફેસિંગનો કાર્યક્રમ પણ આપણે હાથમાં લીધો છે। આ બધા જ કાર્યક્રમ 146 કરોડ રૂપિયાની લાગતથી ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના 4 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં વિકાસના અલગ અલગ આયામો સિદ્ધ કરશે। મિત્રો, ગાંધીનગર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં હજારો કરોડના કામો શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વવાળી ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે કર્યા છે અને આપણા સમગ્ર લોકસભા ક્ષેત્રને વિકસિત લોકસભા બનાવવા માટે ખૂબ મદદ મળી છે। હું બંને સરકારોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું। મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે તો વિકાસ કર્યો, પણ આપણી સાણંદ તાલુકામાં પણ અનેક વિકાસના કામો થયા। એ જ પ્રમાણે ગાંધીનગર લોકસભામાં પણ, કલોલ લોકસભામાં પણ અનેક વિકાસના કામો થયા। સાણંદની અંદર ભારત સરકાર 500 બેડની અત્યાધુનિક એક હોસ્પિટલ બનાવવા જઈ રહી છે। આમ તો મુખ્યત્વે હોસ્પિટલ સાણંદ, કેરાના, બાવરા જીઆઈડીસીના મજૂરો માટે બનવાની છે, પરંતુ ભારત સરકારે નિર્ણય કર્યો છે કે સાણંદના તાલુકાના, બાવરા તાલુકાના એક નાગરિક માટે એ આ હોસ્પિટલ 24 કલાક ખુલ્લી રહેશે અને 500 બેડની હોસ્પિટલ સમગ્ર તાલુકાના દર્દીઓની ચિંતા કરવા માટે પૂરી થવાની। એક સિવિલ હોસ્પિટલ પણ આપણા જ મત વિસ્તારના છેડા પર થવા જઈ રહી છે, જે અમદાવાદ સિવિલ જેટલી જ મોટી છે। આ 2 હોસ્પિટલો થયા પછી હું સમગ્ર। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को